ओके, मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी डोमेन है, अभी हमने दो डोमेन्स पढ़ी हैं, कोग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। ये ब्लूम्स की टेक्सोनोमी की जो थर्ड डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होती है परसेप्शन। हम परसीव करते हैं, फिर सेट करते हैं डिफरेंट चीजों को। गाइडेड रिस्पॉन्स होता है, मैकेनिज्म होता है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन और एंड पे ओरिजिनेशन होती है। अब हम इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। जो पहला लेवल है वो है परसेप्शन, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से इन डोमेन्स के स्टेप्स बताए हैं, लेकिन असल में मीनिंग सेम है, लेकिन सिर्फ स्टेप्स के थोड़ा थोड़ा नेम फर्क है। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है कि फ्रांसिस एम क्विन ने साइकोमोटर डोमेन के कौन से लेवल बताए हैं, उसके 7 लेवल बताएं, अगर तो वैसे ही आ जाता है तो किसी के भी आप बता सकती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके किसी का नेम लेके कि फ्रांसिस एम क्विन का बताएं, तो फिर आपने ये वाले लिखने हैं। इसका पहला लेवल जो है वो है परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को परसीव करना। बेसिक लेवल इज कंसर्न्स विद द परसेप्शन सेंसरी यूजेस द गाइड एक्शंस एंड रेंजेस फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलाई टू ट्रांसलेशन इनटू एक्शन। जैसे हमने कोग्निटिव डोमेन में हमने कहा कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो हमारा नॉलेज है या रिमेम्बरिंग है, जो नई उसमें डोमेन्स में जो बताया गया है। और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन का लोअर लेवल क्या है, हमारा रिसीविंग है। तो ऐसे ही कोग्निटिव डोमेन में हमारा जो लोएस्ट लेवल है वो परसेप्शन है, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हम जब यूज करते हैं कि डिफरेंशिएट करें किसी चीज को, डिस्टिंग्विश करें, आइडेंटिफाई करें, रियलाइज करें, ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेट एज द पावरफुल सोर्स ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ही नीड्स फॉर हिज असाइनमेंट अबाउट डी क्यूबिट डी क्यूबिटस अल्सर, ठीक है। यानी ये जो अल्सर है इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन देनी है और बताना है कि वाकई इंटरनेट जो है वो एक वाकई में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बड़ा पावरफुल और इंफॉर्मेटिव सोर्स है। इसके बारे में जब हमने किसी से कोई डाटा लेना है तो हम उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। डिफरेंशिएट का वर्ड यूज कर सकते हैं, हम उसकी परसेप्शन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो इसका लेवल है, पहली परसेप्शन है जो लोएस्ट लेवल है। दूसरा लेवल आ जाता है सेट, साइकोमोटर डोमेन में। सेट का मतलब होता है हम अपने आप को सेट कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं टू टेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन। इट इंक्लूड्स मेंटल सेट एंड फिजिकल सेट। हमारा फिजिकल सेट भी हो जाता है और मेंटली भी हम सेट हो जाते हैं कि उस काम को करने के लिए। और एंड पे हमारा इमोशनल सेट है, हम विलिंग हो जाते हैं, यानी हमारा दिमाग भी उस चीज को मान रहा है, हम फिजिकली भी रेडी हैं और विलिंग भी हैं। तो ये होता है सेट, साइकोमोटर डोमेन, कोई काम करने के लिए। जैसे आप इंजेक्शन लगाना सीखते हो तो सबसे पहला क्या है, परसेप्शन। आपको पता है आपने एक आईवी लाइन लगानी सीखनी है, उसके लिए आप अपना मेंटल सेट करते हो, यानी अपना माइंड सेट बनाते हैं कि मैंने ये टीका लगाना है। फिजिकली भी आप रेडी होते हो, अपनी चीजें सारी रेडी करते हैं, और इमोशनली विलिंग होते हो कि मैं इंजेक्शन लगा के मैं जो है वो ये अपना स्किल जो है वो इम्प्रूव करूंगा या सीख जाऊंगा। परसेप्शन इज द प्री रेक्विजिट फॉर दिस लेवल। परसेप्शन होगी तो सेट होगा, यही हमने पढ़ा है ना। लोएस्ट लेवल जो है वो इसकी परसेप्शन है, उसके बाद अगला स्टेप इसका सेट है। सेट के लिए हम जैसे एग्जांपल जो है वो क्या देते हैं, जैसे रिएक्ट्स प्रॉम्प्टली टू इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग ट्रॉमा केयर पोस्टिंग, ठीक है। अगर आपके पास आपकी परसेप्शन है, आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडलिंग है, कोई फटाफट कोई इमरजेंसी आती तो आप क्या करते हो, फौरन से शुरू हो जाते हो उसकी केयर करना। कोई सांस किसी का खराब हो रहा है, फौरन से उसको ऑक्सीजन लगाने की तरफ भागते हो, उसकी पोजीशन सही करने लगते हो। किसी के मुंह के अंदर से कोई सिक्रीशंस निकल रही हैं तो फौरन से उसका हम सिक्रीशन रिमूव करने की और साफ करने की कोशिश करते हैं, सक्शन करते हैं, कपड़े से साफ
करते हैं, तो हमारा क्या है, ये बेसिकली मेंटल, फिजिकल और इमोशनल सेट होता है, जो कि साइकोमोटर डोमेन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेवल इसका आ जाता है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स रेफर्स टू द अर्ली स्टेजेस ऑन स्किल एक्विजिशन वेयर स्किल्स आर परफॉर्म्ड फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर। टीचर अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और आपको अभी गाइडेंस की जरूरत है, अभी आपको पूरे तरीके से स्किल्स नहीं आई। हम क्या करते हैं, आप लोगों को चेकलिस्ट बना के देते हैं, कोई किसी को कहते हैं इसको काम करते हुए देखो और फिर इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, जैसे बेड मेकिंग आपको सिखाते हैं और पहले बेड खुद बना के दिखाते हैं, फिर आपको कहते हैं ये सारी चीजें ऐसे ट्रे बनाए, ऐसे बेड बनाए। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है या कोई भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको टीच कर रहा है वो गाइड करता है, और आप उसको गाइड, उसकी गाइडेंस को मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए आप वो स्किल सीख जाते हैं। अगला लेवल आपका आ जाता है मैकेनिज्म। एट दिस लेवल द परफॉर्मेंस हैज बिकम हैबिचुअल। यानी इसमें आप इतनी दफा वो स्किल कर लेते हैं, बेड मेकिंग इतनी अच्छी आ जाती है आपको, जितनी भी स्किल्स हैं, हम जो नर्सिंग में आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता होता, हम देख देख के कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, कुछ चीजें जो है वो हम स्किल्स अपने टीचर की गाइडेंस से सीखते हैं, फिर हम हमारी वो हैबिट के अंदर आ जाती हैं। बट द मूवमेंट्स आर नॉट सो कम्प्लेक्स एज द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जैसे calculate the volume of fluid required in the first day for a patient admitted with a 60% burn for weighing of 50 kg। आपको कोई कैलकुलेशन किसी किस्म की दे दी जाए कि इसको ये ड्रिप लगा के आओ, इतना लगाना है, तो आपको ये चीजें आपने चूंकि गाइडेड रेस्पॉन्स से सीख ली हैं, अब आप मैकेनिज्म में आ गए हैं। इस चीज को सीखने, इस चीज के लिए जब हम इसको असेस करना है तो डिफरेंट वर्ब्स यूज करते हैं, जिनमें कैरीज आउट, मेक्स, परफॉर्म, कैलकुलेट करके दिखाएं, ये सारे वर्ड हम मैकेनिज्म में यूज करते हैं। अगला लेवल जो पांचवा लेवल है वो है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज। ये उससे ज्यादा स्किल्ड परफॉर्मेंस आ जाती है। यानी पहले तो गाइडेड रिस्पॉन्स था, बल्कि इन सारों से पहले आपकी परसेप्शन थी, फिर सेट था, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स आया, फिर आपने मैकेनिज्म यानी एक हैबिट बना ली, और अब हमारा क्या है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है कि स्किल्ड परफॉर्मेंस एंड इन्वॉल्व इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, स्मूथनेस ऑफ एक्शन, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। बहुत ज्यादा स्किलफुल आप हो जाते हैं, और आप क्या करते हो, कहते हैं कि किसी से ब्रेनला पास नहीं हो रहा, फला बंदा ब्रेनला पास कर लेता है, क्योंकि वो कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स तक पहुंच पहुंच चुका होता है। जैसे परफॉर्म एंडोट्रेकियल ट्यूब करेक्टली, एनजी ट्यूब करेक्टली, फोलिस करेक्टली, आईवी लाइन आप करेक्टली पास कर देते हो, तो ये है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। इससे पहले मैकेनिज्म में आपको जरूरत थी, अभी आपकी यानी हैबिट बन गई है, लेकिन उसमें अभी चांसेस होते हैं किसी ना किसी गलती के। अब छठा लेवल इससे भी ज्यादा स्किलफुल की बात है कि उसमें आपके अंदर इनग्रेन हो जाती हैं, आप किसी भी सिचुएशन में आंखें बंद करके वो काम कर लेते हो। हेयर आर द स्किल्स आर इंटरनलाइज टू सच एज एक्सटेंट दैट स्टूडेंट कैन अडॉप्ट देम टू कैटर फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसिस। ठीक है, जैसे कि मॉडिफाइज स्टरलाइजेशन टेक्निक अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल टू बी स्टरलाइज। वैसे आपने स्टरलाइजेशन सीखी हुई, लेकिन जैसे ही आर्टिकल चेंज होता है, आपको पता है इस आर्टिकल का ये ऑटोक्लेव में होना है, ये माइक्रोवेव ओवन में होना है, या इसका कौन सा मेथड है, या इसको फ्लेमिंग के जरिए करना है, आप इस चीज को अडेप्ट कर लेते हो, आपको सारी नर्सिंग जो है वो बहुत अच्छी करके आ जाती है। और सातवां और आखिरी लेवल जो है वो है ओरिजिनेशन। नई चीज को ओरिजिनेट करते हैं हम। ठीक है, हाईएस्ट लेवल होता है ये, कंसर्न्स द ओरिजिनेशन ऑफ न्यू मूवमेंट पैटर्न टू सूट द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अपनी सीखी हुई चीजों को नई सिचुएशन में, नई जगह पर, नए तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, डिजाइन अ स्प्लिंट टू रिस्ट्रेन द फोर आर्म ऑफ चाइल्ड हु इज ऑन आईवी इन्फ्यूजन। वैसे आपने सीखी हुई है, लेकिन आप स्प्लिंट लगा सकते हैं उसको, जब उसको आईवी लाइन भी लगी हुई है, और आप उसको प्रॉपर तरीके से, यानी इतना अच्छा आपको स्किल आ गई है कि आपकी आईवी इन्फ्यूजन जो है वो भी खराब नहीं होगी, और आप उसको, उसका प्रॉब्लम जो है वो भी रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा, 19 जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये वाली आ जाती हैं सिम्पसन ई 1972। ये तीन तरह की हैं, ये मैं तीनों टेक्सोनमीज आपको बता देती हूँ। डेव आर ने 1967 में साइकोमोटर डोमेन को, इन्हीं चीजों को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट किया। चीजें वही थी, सिर्फ वर्ड इसने चेंज किए। इसने कहा कि सबसे पहले, जैसे हमने उसमें परसेप्शन पढ़ा, इसने कहा सबसे पहले इमिटेट होता है। इमिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की नकल करना,
Observe a skill and attempt to repeat it, to see to finished product and attempt to replicate it while attending to an exemplar. यानी पहले आप ऑब्जर्व करते हैं किसी भी स्किल को और फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं टू रिपीट इट, उसको करके बार बार देखते हैं और ऐसे ही करते हैं जैसे कि एग्जाम्पलर ने किया है उसको। ठीक है। फिर दूसरा वर्ड या दूसरी स्टेप, यानी पहले इमिटेट नकल करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है आप परफॉर्म करते हो, पहले ऑब्जर्व किया कैसे वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको नकल करते हैं, फिर आप उसको परफॉर्म करते हैं स्किल और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन अ रिकग्नाइजेबल फैशन बाय फॉलोइंग जनरल इंस्ट्रक्शन रादर देन द ऑब्जर्वेशन। अब आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए उसको कर रहे हो, अब आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। तीसरे स्टेप पे आपको प्रिसीजन आ जाती है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, उसमें काबिलियत आ जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है। फिर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इससे भी अगला स्टेप है जिसमें मॉडिफाई कर सकते हैं स्किल्स को और न्यू सिचुएशन में उसको आप ऐड करके या उसको यूज कर लेते हैं। तो ये आपकी आ जाती है आर्टिकुलेशन। और पांचवा और आखिरी स्टेप इनका आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। यानी आप इतना न्यूट्रल हो जाते हो, आपको हर चीज के बारे में पता होता है। आपको कहते हैं कि एनजीटीयू पास करो, आपको यानी आपको किसी से पूछने की, कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसकी ट्रे में क्या चीजें चाहिए, आपने कैसे पेशेंट को बिठाना है, कैसे लेटाना है, कैसे उसकी एनजीटीयू पास करनी, फोलिस डालना है तो कैसे डालना है, आईवी डालनी है तो कैसे। तो आप न्यूट्रल होके ऑटोमेटिकली अपने सारे फिजिकल रेस्पॉन्सेस को करते हुए वो काम करते हैं। तो डेव आर ने 1967 में जो साइकोमोटर डोमेन की जो स्टेप्स बताए, उसमें सबसे जो लोअर लोअर थिंकिंग या लोअर जो मॉडल है या लोअर उसके जो स्टेप है वो इमिटेट है, फिर मैनिपुलेट है, फिर प्रिसीजन है, आर्टिकुलेशन है और न्यूट्रलाइजेशन है। जो सिम्पसन ई ने 1972 में जो बताए थे वो परसेप्शन है, जैसे हमने पहले पढ़ा, फिर सेट है, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, मैकेनिज्म है, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है, अडेप्टेशन है और ओरिजिनेशन है। अच्छा, अब इन्हीं को सिम्पसन ने मॉडिफाई किया, इन्हीं चीजों को 1972 में। ठीक है, ये सिम्पसन ई ने ये पहले किया और फिर उसी ने हैरो ए के साथ मिलके इसकी टेक्सोनमी में कोई और चीजें की और उसने कहा इसके लेवल को हम इस तरीके से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है। सबसे पहले आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट है, फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। यानी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसमें जब भी आपको कोई काम करने को कहा जाता है आप उसके नतीजे में कोई ना कोई मूवमेंट करते हो। सेगमेंटल या इंटर सेगमेंटल या सुप्रा सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी आप कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये स्किल करनी है वो किस तरीके से करनी। फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स में लोकोमोटर मूवमेंट्स, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट और मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स आ जाती हैं, यानी आप अपने हाथों से वो काम करना शुरू कर देते हैं। फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज आ जाती है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज को, अपनी विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, ये सारी एबिलिटीज को यूज करते हुए वो स्किल करते हैं। फिर फिजिकल एबिलिटीज हैं, आपके अंदर एंड्योरेंस है यानी बर्दाश्त, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी, ये आपकी एबिलिटीज जो हैं ये हेल्प करती हैं आपकी साइकोमोटर डोमेन्स को इम्प्रूव करने पे। आपकी स्किल्ड मूवमेंट आ जाती हैं जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, अडेप्टिव सारी तरह की एबिलिटीज आप सीख जाते हो। और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिव एंड इंटरप्रिटेटिव मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन को यूज करते हुए अपनी साइकोमोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हमारी ये जितनी भी साइकोमोटर स्किल्स हैं, जितनी भी स्किल हम कोई भी प्रैक्टिकल वर्क जितना भी होता है उसको हम डिफरेंट तरह से असेस करते हैं। यानी हम चेकलिस्ट बना लेते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम कहते हैं ना बेड बना के दिखाओ, टेम्परेचर ट्रे बनाओ, बीपी लेके दिखाओ, पल्स लेके दिखाओ, डिफरेंट मेथड, या उसको कहते हैं फोलिस पास करके दिखाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं अपनी साइकोमोटर डोमेन्स को असेस करने के लिए। द टर्म observational tools and techniques are not synonym although they are used interchangeably
by many persons. An observation technique generally implies the use of particular observational tools such as rating scale, कोई checklist है. However, the process of observing and recording an individual's behavior is what is meant by the phrase observation technique. इसका फायदा क्या होता है? हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए. उसका फायदा ये है कि frequent observation of a student work and work habits can provide a continued check on his progress. हमें कंटिन्यू पता चलता रहता है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है. जहां पे गलती करता है हम ऑब्जर्वेशन के दौरान उसको वहीं टोक देते हैं और बता देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, ये स्टेप पहले करना था या फलां स्टेप आपने बाद में किया है वो पहले करना था. ऑब्जर्वेशनल डेटा प्रोवाइड टीचर्स with valuable supplementary information much if would could not be obtained in any other way. ठीक है, ऑब्जर्वेशन डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है टीचर, और जितनी भी सप्लीमेंट्री या एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को चाहिए होती है तो वो ऑब्जर्व करते करते उन्हें दे देता है, और ये इसका बेनिफिट है. एरर्स और प्रॉब्लम एज दे अराइज कैन बी इमीडिएटली डायरेक्टेड एंड कोरेक्टिव एक्शन टेकन क्विकली. हमें वेट नहीं करना पड़ता कि एंड पे हम उसे बताएं, हम उसे साथ ही बता देते हैं कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं. फिर इसके अलावा हम जब साइकोमोटर डोमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो या हम कोई चेकलिस्ट बना लेते हैं, या हम उसकी कोई रेटिंग स्केल बना लेते हैं कि इसने ये काम सही किया तो इसका ये रेट होगा. ठीक है, या अनेक्डोटल जो रिकॉर्ड्स है, यानी जो उसने जो वो करता है वो उस चीज को डॉक्यूमेंट करता जाता है, तो वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. उसके जरिए भी हमें पता चलता है कि उसने कौन कौन सी डोमेन्स में या कौन सी स्किल्स उसने की हैं, और की है तो उसने कौन से स्टेप्स को फॉलो की है. या क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इसकी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आई, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर काम कर रहा था. ये तीनों डोमेन्स हमने पढ़ी हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर. ठीक है, कोग्निटिव डोमेन भी डिफरेंट तरह से लोगों ने बताया, अफेक्टिव को भी डिफरेंट तरह से लोगों ने बताया, और साइकोमोटर भी लोगों ने डिफरेंट तरह से बताया. अगर तो किसी के स्पेसिफिक नेम के साथ आती हैं तो कोशिश करें स्पेसिफिक नेम के साथ याद करें. अदरवाइज ये आपको एक जो इसका लैडर है एक एक तीनों का, वो आपको याद होना चाहिए. एजुकेशन में साइकोमोटर, ये हमारी जितनी भी डोमेन्स हैं, जो ब्लूम्स टेक्सोनमी है उसका क्या रोल है, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनमी इन द एजुकेशन? तो एजुकेशन में इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं, इट इज यूज्ड अक्रॉस ग्रेड लेवल्स एंड कंटेंट एरिया. हम कंटेंट में हम जितने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसमें हम या तो कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं, या अफेक्टिव या साइकोमोटर. इन चीजों को टीच करते हैं और इन्हीं को हम अवेलुएट करते हैं. Using Bloom taxonomy in the classroom, teacher can assess the student on multiple learning outcomes that are aligned to local, state, and national standard and objectives. ठीक है, within each level of taxonomy, there are various tasks that move student through the thought process. For teachers, Bloom's taxonomy helps to develop lesson plan or list of action verb of Bloom taxonomy helps to write learning design in the language that focuses in each level. ठीक है, टीचर जो है वो जितने भी वो बनाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने लेसन प्लान में, उनमें वो बेसिकली स्टूडेंट को एवेलुएट करने के लिए होते हैं. वो अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है, उनको अचीव करता है, और उसके बाद स्टूडेंट को उसी के मुताबिक उसने नॉलेज डिलीवर किया होता है. कुछ उसने डेफिनेशन बताई होती हैं, कुछ वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है, कुछ को ड्रॉ करके बता रहा होता है, तो हर लेवल, और कुछ चीजों की वो स्किल्स बता रहा होता है. तो जहाँ नॉलेज देगा, रिमेम्बरिंग के लेवल की चीजें देगा, वो आपका कोग्निटिव डोमेन है. जहां वो एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यू, बिलीफ से रिलेटेड होगा, वो उसका अफेक्टिव डोमेन है. और जो तीसरा साइकोमोटर डोमेन है जिसमें स्किल्स आ जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारी ब्लूम्स टेक्सोनमी आज कंप्लीट हो गई है. ब्लूम्स टेक्सोनमी की तीनों डोमेन्स आपने याद रखनी है, इनके स्टेप्स याद कर रखने हैं. एमसीक्यू में आ सकता है लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन, लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन, और लोएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, और हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन. ये आपने इन सारों के लोएस्ट और हाईएस्ट भी याद करने हैं, इनके अंदर कौन से वर्ब यूज होते हैं वो याद करने हैं. तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा करके हो जाएगा. और एजुकेशन में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, इसकी डेफिनेशन और एमसीक्यूज के हवाले से याद रखें. ब्लूम्स टेक्सोनमी किसने और कब सबसे पहले जो है वो इसको जो है वो क्रिएट किया. ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें. कोई चीज समझ नहीं आई तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं.